हेलो लर्नर्स। देखो सीटेट क्या होता है, एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट होती है। ठीक है, तो सीबीएसई ने इस साल का भी न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो कि आपका 16th एडिशन है। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आज सब कुछ हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का स्किप बिल्कुल नहीं करो और एंड तक देखो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। देखो, अब आपने अगर टीचर बनना है और आपने पूरी तरह से मन बनाया, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो भी कि नहीं। तो उसके लिए क्या है, देखो देखो सीटेट के दो स्टेज हैं, एक प्राइमरी जो कि 1 to 5 के लिए है और एक सेकेंडरी जो कि 6 to 8 के लिए है। तो 1 to 5 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसको हम लोग देखते हैं। देखो, अगर आपने 50% मार्क्स के साथ 12th किया है और साथ ही साथ 2 साल का डीएलएड है, तब आप एलिजिबल हो। फिर से देखो, कम से कम 50% आना चाहिए आपका 12th में और साथ ही साथ 2 साल का डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अब या तो उसमें आप पास हो या तो फिर फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो, तब आप एलिजिबल माने जाओगे। दूसरा है, अगर आपने एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ 12th किया है और उसके साथ ही 2 साल का डीएलएड किया है, उसमें या तो आपने पास है या तो फिर फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो एज पर NCTE 2002 नॉर्म्स, तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे। नेक्स्ट है, अगर आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ 12th किया हो और साथ ही साथ 4 साल का बीएलएड है, चाहे वो उसमें आप पास हो या तो फिर अपीयरिंग हो। बीएलएड क्या है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो 50% मार्क्स के साथ 12th और साथ ही साथ 4 साल का बीएलएड, अगर आप ये है तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट है, अगर आपके 12th में 50% एटलीस्ट 50% मार्क्स है और साथ ही साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है, तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे। नेक्स्ट है, अगर आपने 2 साल डीएलएड में यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में ग्रेजुएट हो, तब भी आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो प्लीज़ 1 to 5 के लिए आप ज़रूर से अप्लाई करो। फिर बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टेज जो कि 6 to 8 के लिए है। देखो इसमें क्या क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके साथ 2 साल का डीएलएड है आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डीएलएड, अब उसमें आप फाइनल ईयर मतलब आपका हो चुका हो, क्लियर हो, पास हो, या तो फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो, तब आप एलिजिबल माने जाओगे 6 to 8 के लिए। नेक्स्ट है, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का बीएड। बीएड मतलब बैचलर इन एजुकेशन, अगर आपने ये किया हुआ है तब भी आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपने 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ 1 साल का बीएड किया है एज पर NCTE नॉर्म्स, तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे 6 to 8 के लिए। फिर है, अगर आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ 12th किया है और 4 साल का बीए और बीएससी एड किया, ये क्या है, बैचलर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन मतलब बीएससी प्लस बीएड, अगर आपने 4 साल का ये कोर्स किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ ही साथ 1 साल का स्पेशल एजुकेशन से बीएड है, तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे। तो प्लीज़ आप लोग में से जो भी इन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ टीचर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तब आप लोग जाकर ज़रूर अप्लाई करना। देखो, अब बात करते हैं कुछ एज लिमिट की। देखो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, हाँ मिनिमम आपको 18 ईयर्स का होना है, जो कि सब तो हो ही जाते हैं, तो एज का या कोई बात नहीं है। साथ ही साथ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी मर्जी उतनी बार दे सकते हो और जो सीटेट क्वालिफाइड हैं वो भी चाहें तो अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए फिर से दे सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और पेपर मोड आपका लास्ट टाइम की तरह ऑनलाइन मोड ही होगा। तो ये सब तो कुछ बेसिक इन्फो है। अब देखो, अब आप एलिजिबल हो तो सबसे पहले आप देखोगे कि कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। तो हाँ, सीबीएसई ने न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है और बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स को बताया है। वो क्या है, देखो अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट आपका 31 अक्टूबर 2022 से है, यानी 31 अक्टूबर 2022 से आपका अप्लाई करने का डेट आ गया है। लास्ट डेट 24 नवंबर 2022 तक है।
ठीक है। और फीस पेमेंट का लास्ट डेट 25 नवंबर 3:30 बजे तक है। फिर से सुनो, फीस पेमेंट का लास्ट डेट 25 नवंबर, यानी आप 25 नवंबर तक फ़ी को पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आप अप्लाई सिर्फ 24 नवंबर 2022 तक ही कर सकते हो। और आपका एग्ज़ाम कब होगा? दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब देखो, अब आपको अप्लाई करना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। आप चाहे खुद से करो या तो कैफ़े में करो, जो भी है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अपने से अपनी नज़र के सामने करवाओ। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि वो मिसप्रिंट कर देते हैं आपके नाम में या पेरेंट्स के नाम में, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। हमें सेंटर चूज़ करना होता है, हमें पेपर ऑफ मोड चूज़ करना होता है, लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप खुद से अगर फॉर्म फिल करते हो तो बेटर होगा, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको आधार कार्ड और एक आईडी प्रूफ रखनी होगी आपकी। उसके बाद आपको 10th और 12th के सर्टिफिकेट या तो मार्कशीट रखने होंगे जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो ले जाना होगा। जैसे आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, इन सब के मार्क्स को लेके जाना होगा, क्योंकि इसके परसेंटेज वहाँ पे कॉलम बने होते हैं, उसमें लिखने होते हैं। उसके बाद आपको एक फ़ोटो और साइन अपनी ले जानी होगी, क्योंकि ये स्कैंड होती है और अपलोड होती है। तो फ़ोटो की जो साइज़ है वो 10 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए, और जो साइन है वो 3 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। और फ़ोटो आपका 3 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो तो बेटर है। उसके बाद पेपर जैसे ऑनलाइन मोड है उसी तरह से आप अप्लाई भी ऑनलाइन ही करेंगे, तो आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। तो ये था कुछ बेसिक इन्फो। उसके बाद अब आप गए कैफ़े में या खुद से जो भी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है? अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखो ये क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सीटेट को अप्लाई करने के लिए। इट मीन्स कि आपको इनरोल्ड होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप अपनी एक आईडी बनाओ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनकी जीमेल आईडी नहीं है वो 2 मिनट में बन जाती है, तुरंत से अपनी एक आईडी बनाओ और एक एक्टिव मोबाइल नंबर रखो जिसमें आपका ओटीपी आए। दूसरे का ओटीपी मत दो, दूसरे का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि कई बार नोटिफिकेशन आता है सीबीएसई की तरफ से या सीटेट की तरफ से, और आपको टाइम पर नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ है, आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी एक आईडी ले जाओ। फिर है आपको वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा। जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आपको एक इंटरफेस मिलेगा, आपको उसमें सारा अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, जैसा भी हमने डिस्कस किया। नाम है, पेरेंट्स नेम है, आपके एड्रेस हैं, आपका सब्जेक्ट है, आपके सेंटर हैं, है ना, आपके कौन से मोड में दोगे, हिंदी मोड, इंग्लिश मोड, आप लैंग्वेज में क्या लोगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि सीबीएसई ने इस बार जारी किया है, पहले आओ पहले पाओ। ये क्या है? आप जितना जल्दी जाकर फॉर्म अप्लाई करोगे, जो कि आपका 31 अक्टूबर से आने वाला है, जितना जल्दी अप्लाई करोगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग इसमें देरी बिल्कुल नहीं करो। और लास्ट होते होते सर्वर भी थोड़ा डाउन हो जाता है, तो आप लोग सही होगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दिया, फिर आपको अपनी फ़ोटो और साइन को अपलोड करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी होगी। जब सब कुछ हो गया तो सबसे पहले एक बार अच्छे से रीचेक कर लो कि कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कहीं पे कुछ छूटा नहीं है। सब कुछ जब आपने चेक करा, क्योंकि इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, और अगर आपने एक बार फॉर्म गलत फिल कर दिया तो वो आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में देखकर फिल करो। एक फ़ीस स्ट्रक्चर देख लो। अगर सिंगल पेपर है, ठीक है, अगर आप सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, इधर 1 to 5 और 6 to 8। सिंगल पेपर के लिए आपको जनरल और ओबीसी के लिए 1000 लगेंगे, और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया है। बट अगर आप सेम टाइम दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरल और ओबीसी के लिए 1200 रुपया, और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपया लगेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या थी, आपकी एलिजिबिलिटी, डेट्स, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कुछ क्या कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, और साथ ही साथ आपका क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गया आपके अप्लाई करने के सारे इम्पॉर्टेंट जो भी टर्म्स है, सब कुछ आपका क्लियर हो गया। अब आपको बैठना नहीं है, अब आपको यहाँ से तैयारी करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं, बस हार्डली 1 to 2 मंथ, तो 2 महीने भी नहीं, 1.5 महीने बच रहे हैं, है ना। तो आपको तैयारी करनी है, कमर कस लीजिए इसके लिए। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस जान लो, क्योंकि सिलेबस क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ सीटेट की बात नहीं, आप
कोई भी एग्ज़ाम दो तो सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में वो सिलेबस क्लियर होना चाहिए। आप कहीं पे चाहो तो अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे आप चिपका दो, क्योंकि सिलेबस को कवर आपने कर लिया या सिलेबस आपके माइंड में, तो आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। तो सिलेबस को जानना समझना, सिर्फ जानो नहीं, उसको अच्छे से समझो कि क्या कह रहा है सिलेबस, क्या है उसका पैटर्न, सब कुछ को समझो, तो फिर आपका बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देख लो 1 to 5 के लिए, जो कि पेपर 1 के लिए क्या है 150 क्वेश्चन, हम लोग सब जानते हैं 150 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर के लिए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो 30 नंबर के आपके CDP होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड होगा लैंग्वेज 1, आपको एक भाषा चुननी होगी, ये आपके अकॉर्डिंग कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो कि 30 नंबर के होंगे, जिसमें 15 नंबर आपके कम्प्रीहेंशन होंगे। कम्प्रीहेंशन में क्या होगा कि आपको पैसे, अगर आपने हिंदी या इंग्लिश चूज़ किया है, एक नॉर्मल बता रही हूँ जो कॉमन बच्चे चूज़ करते हैं, तो अगर आपने हिंदी या इंग्लिश चूज़ किया तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक आपको गद और एक पद, या फिर आपको एक पैसेज या तो एक पोएम देंगे, और उसमें से ही आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और साथ ही साथ उसी पोएम या उसी पैसेज से आपको छोटे मोटे व्याकरण दिए होते हैं या फिर ग्रामर पोर्शन रहते हैं। जैसे आपको अगर हिंदी है आपका, तो पोएम में आपको छंद दे देंगे कि ये पोएम है, इसमें इस लाइन में कौन सा छंद है या कौन से अलंकार है, या फिर पैसेज है तो इसमें कौन से समास है, कौन सी संधि है, कौन से विशेषण है ना, ये सब है। इंग्लिश है तो ग्रामर पोर्शन दे देंगे कि आपने ये जो पैसेज है इसमें इसका एंटो क्या है, सीनो क्या है ना, इस तरह से बेसिक ग्रामर रहते हैं, बहुत टफ नहीं रहते हैं, बहुत ईजी सॉल्व हो जाते हैं। और 15 नंबर की लैंग्वेज से रिलेटेड पेडागोजी रहती है। सेम उसी तरह से लैंग्वेज 2 है 30 मार्क्स के, जिसमें आपको कम्प्रीहेंशन रहेंगे 15 नंबर के, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहेगी। फिर है आपके 30 नंबर के मैथ, जिसमें आपको 15 नंबर के बेसिक न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उसका लेवल बहुत ही ईजी रहता है क्योंकि आप 1 to 5 के लिए बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और 15 नंबर की आपकी मैथ से रिलेटेड पेडागोजी रहती है। फिर है आपका 30 नंबर का EVS इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें भी आपको सेम 15 नंबर के EVS, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 15 नंबर की पेडागोजी रहती है। ये जनरल होते हैं 1 to 5 सबके लिए, ठीक है। अब 6 to 8 की बात करते हैं, तो 6 to 8 में सेम पैटर्न 150 रहेगा, क्वेश्चन 150 रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये बहुत बेनिफिट है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा है मौका। कोई निगेटिव, सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करो, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसका सिलेबस देखते हैं। पेपर 2 के लिए क्या है, पहले आपको 30 नंबर का CDP है, फिर सेम पेपर 1 की तरह आपको 30 नंबर का लैंग्वेज 1 है, जिसमें 15 नंबर का कम्प्रीहेंशन और 15 नंबर की पेडागोजी है। फिर 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज 2 है, जिसमें 15 नंबर के कम्प्रीहेंशन और 15 नंबर की आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड पेडागोजी रहती है। और देखो पहले क्या होता था ना कि पहले क्वेश्चन रहते थे बुकिश टाइप के, लेकिन अब बहुत ही प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आप बच्चों से रिलेटेड जितने, और आप कैसे डील करेंगे बच्चों को, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपके पैटर्न थोड़े से अपग्रेड हो गए हैं, सिलेबस में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, चेंजिंग नहीं हुई है बट अपग्रेड हो गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई करो। फिर देखो यहाँ ध्यान दो, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन साइंस से है, ठीक है, साइंस या मैथ है, वैसे बच्चे 60 नंबर के मैथ और साइंस क्वेश्चन को डील करेंगे, जिसमें 30 नंबर के मैथ होंगे और 30 नंबर की साइंस होगी। मैथ में भी 15 नंबर के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे बेसिक न्यूमेरिकल, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी मैथ से रिलेटेड। साइंस की बात करो तो 15 नंबर के सब्जेक्ट रिलेटेड साइंस होंगे और 15 नंबर की पेडागोजी होगी, ठीक है। और जिन्होंने आर्ट्स लिया है ग्रेजुएशन में, उन्हें 60 मार्क्स के सोशल साइंस के क्वेश्चन डील करने होंगे, जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड और पेडागोजी मिला के 60 नंबर के होंगे। तो ये था आपके सिलेबस। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट CDP मैंने बनाया हुआ है, उसका एक शॉर्ट नोट, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग स्टूडेंट पैनिक बिल्कुल मत हो, क्योंकि पैनिक होने से क्या होता है ना कि अच्छा खासा क्वेश्चन आता हुआ भी छूट जाता है। आराम से तैयारी करो, बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। 130 प्लस का टारगेट आराम से अचीव कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप, और जितने स्टूडेंट हैं मैं तो कहूँगी आप लोग सब अप्लाई करो, खास करके जो अपियरिंग में वो भी अप्लाई करो। एटलीस्ट आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा और आप पैटर्न समझोगे कि सीटेट किस तरह से एग्ज़ाम लेता है, उसका क्या पैटर्न है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी शुरू करो।
देखो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया है, सीडीपी बताई है, लिख दिया है, एक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने इतना टॉपिक कवर कर लिया तो समझो आपकी सीडीपी क्लियर हो गई, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सीडीपी के साथ साथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सीडीपी है उसमें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है, एक जल्दी जल्दी से देख लो। वृद्धि और विकास, जिसमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि मोस्टली आपको करेगा बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड पीरियड को सबसे ज़्यादा कवर करेगा। फिर है आपका अधिगम एवं अभिप्रेरणा, लर्निंग एंड मोटिवेशन, क्योंकि जब बच्चे मोटिवेटेड होंगे तभी उनमें लर्निंग पॉजिटिव होगी। फिर आपका जीन पियाजे का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक है। कोहलर बर्ग का सिद्धांत, जो कि नैतिक है, मोरल डेवलपमेंट। फिर है आपका अधिगम का मूल्यांकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसमें इवैल्यूएशन होता है। फिर आपका बुद्धि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस, जिसमें आपको बुद्धि के सिद्धांत हो गए, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि हो गई, या बुद्धि लब्धि, आईक्यू, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आपका जेंडर यानी लैंगिकता से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको मोस्टली जेंडर स्टीरियोटाइप होगी, रूढ़िवादिता, जो एक परंपरा सोच चली आ रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपका एनसीएफ है नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में आया है, और इसका मेन मोटो था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। फिर है आपका आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो कि 2009 में आया था लेकिन पारित 2010 में हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अब तक 3 शिक्षा नीति आई है, 1968 वाली, 1986 वाली और 2020। जस्ट रिवर्स कर दो, 68 को 86 कर दो, है ना, ये याद करने का एक ट्रिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन है नेक्स्ट टॉपिक, समावेशी शिक्षा, जहाँ पे एक ही जगह पर सारे बच्चों को, हर तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। फिर आपका सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। फिर है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा, जैसे कि डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, क्योंकि जब तक आप बच्चों की समस्या को समझेंगे नहीं तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है आपका भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल, और उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री मीन्स लर्निंग मटेरियल, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। जैसे मैथ में आपको जियो बोर्ड हो गया या फिर एबेकस, है ना, ये सबको पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे आपको व्याकरण या ग्रामर पढ़ना होगा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सीडीपी का एक शॉर्ट नोट समझ लो या शॉर्ट पॉइंट समझ लो कि इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब देखो मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो मैंने 2 बार सीटेट दिया, दोनों बार क्वालिफाइड हूँ दोनों पेपर में। फर्स्ट टर्म में जब थी तो उस वक्त अपियरिंग में दिया था, क्योंकि मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसमें मैंने क्या किया, एक अरिहंत की बुक ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था सीटेट के बारे में, तो अरिहंत की बुक ले ली थी। और ठीक थे, उसमें जितने भी टॉपिक्स थे उसके शॉर्ट नोट्स थे और आपके मॉक टेस्ट थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। लेकिन जब मैंने सीटेट दोबारा दिया, दूसरा अटैम्प्ट था मेरा, तब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक सचिन अकेडमी में सचिन सर, उनके सारे जो भी मैराथन क्लासेस थे उनको बस देख लिया और दैट वाज क्वाइट इनफ, वो इनफ था। तो आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगी कि बहुत सारे मार्केट में बहुत बुक अवेलेबल है, प्लीज़ बुक के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उसको समझते समझते एग्ज़ाम निकल जाएगा। हाँ, आप लोग जितने भी हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाओ, मॉक लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जितने हो सकते उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और सबसे बढ़कर आप लोग क्या करो, घर में वैसा माहौल बनाओ कि आपको उतने ही पार्टिकुलर टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे कि आप सेंटर पे दोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आज के टाइम में भी हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है उनको नहीं पता है। भले अटपटा लग रहा है सुनने में कि वो बीएड कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आता। बट ये सच है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा सेंटर था, जस्ट उसके बगल में एक लड़की थी, वो हर 2 मिनट 3 मिनट पे इन्विजिलेटर को बुला रही है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर नेक्स्ट ऑप्शन कैसे करें, ये करें। तो उससे क्या हुआ ना कि उसका बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से हम लोगों का भी दिमाग डाइवर्ट हो रहा था। तो आप लोग क्या करो, इसके लिए एक सबसे इजी सॉल्यूशन है, आप लोग के घर में अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, आप लोग उसमें एक बार ज़रूर से सॉल्व करो। आप बहुत सारे मॉक लगाओ, और जिसके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो सीबीएसई बहुत सारे ऐसे स्कूल में
कंडक्ट करवाती है, जहाँ आप खुद को इनरोल करके एक मॉक दे सकते हो। तो एटलीस्ट आप लोग 5 से 10 मॉक तो ज़रूर लगाओ। संडे का संडे बना लो, संडे को अगर स्कूल में नहीं है तो आप किसी एक दिन कोई एक पर्टिकुलर डे चूज़ कर लो और आप लोग अपना मॉक ज़रूर से दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओ। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अप्लाई करने से लेके एलिजिबिलिटी, नोटिफिकेशन या जो भी सिलेबस, बुक्स, जो भी चीज़ें थी सबको मैंने बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से समझाया। बट स्टिल अगर आपके दिल में कोई भी सवाल हो, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो या डाउट्स है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। आई विल श्योरली हेल्प देम आउट। और साथ ही साथ बहुत अच्छे से स्कोर करो, पढ़ाई करो, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो। आप लोग तो के साथ साथ जो भी अभी बीएड एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें आगे चल के सीटेट देना है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि वो लोग अभी से तैयारी कर सकेंगे, है ना। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सकता है इसको शेयर करो। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मुझे इनकरेज करो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स। और हाँ, जितने भी मैंने सीडीबी बताई है उसका एक शॉर्ट नोट्स या उस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस होंगे वो अपलोड करते रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे फॉलो करो। थैंक यू।